हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में मैं विजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो ये बात करने वाले हैं कि जितनी भी वायरस से होने वाले रोग हैं उनसे दवाइयां नहीं बनाई जा सकती, यानी कि उनके खिलाफ इतनी आसानी से अपन मेडिसिन नहीं बना सकते, न ही उनके खिलाफ इतनी आसानी से वैक्सीन बना सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्यों अब ऐसा नहीं कर सकते? बाकी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं या फिर फंजाई से होने वाले रोग हैं या इन्फ्लुएंजा, हेलमेंथीज, इन सब से होने वाले रोगों के खिलाफ अपन लोग एक टाइम ड्यूरेशन के अनुसार दवाई बना सकते हैं, वैक्सीन भी इनकी बना सकते हैं। लेकिन वायरस से होने वाले रोग हैं उनसे वैक्सीन नहीं बना सकते। जैसे कि कोरोना वायरस हो गया जो कि मोस्ट पॉपुलर है आज के टाइम में, मोस्ट पॉपुलर कोरोना वायरस है, या फिर HIV या एड्स जिसकी अपन डेली लाइफ में सुनने को मिलता है, इसकी भी अभी तक क्या है, दवाई नहीं बन पाई है, न ही इसकी कोई वैक्सीन बन पाई है। यानी कि अपन ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं बना पाए हैं जिससे कि कंप्लीट एड्स पर कंट्रोल किया जा सके। इनसे क्या है, बचाव उपाय हैं, जैसे कि कोरोना वायरस से अभी आप क्या कर सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके इसका उपाय कर सकते हो, यानी कि इससे बचाव उपाय है। या फिर ऐसा नहीं है अभी फिलहाल की कंडीशन के अंदर कि आपने ऐसी कोई दवाई बना ली, कोरोना वायरस होते ही उसका इलाज हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी वजह क्या है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, किसी की भी स्ट्रक्चर समझने से पहले अपने को समझना होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब होता है कि आनुवांशिक पदार्थ, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम जो मटेरियल करता है, जो पदार्थ करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ। यानी कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का जो काम करेगा उस मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। एक तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और एक होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं पुराने टाइप के, जैसे वायरस जो है वो एक प्रोकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक है अपन जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन होकर जो बड़ी साइज के ऑर्गेनिज्म बने, एनिमल्स बने हैं, वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल भी अलग अलग होता है। यानी कि जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो होता है RNA। वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, RNA होता है। और यूकैरियोटिक जो हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं या लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है DNA। उनके अंदर होता है DNA, RNA और DNA। तो इस प्रकार से RNA के अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और DNA में म्यूटेशन होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि मान लो अपन बात करें कि जेनेटिक मटेरियल को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि मान लो ये फादर है, ये फादर, ये मदर, फादर एंड मदर। ये फादर ने स्पर्म को ट्रांसफर किया, यानी कि इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है DNA है, और मदर ने भी एग को ट्रांसफर किया, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है DNA है। और ये दो DNA आपस में मिलके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपस में जुड़ गए, फ्यूजन हो गया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से एक न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार से फादर ने भी अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों को अपनी पीढ़ी में ट्रांसफर किया, और मदर ने भी अपने आनुवांशिक लक्षणों को नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर किया। तो ये सब में होता है, चाहे आप वायरस की बात कर लो या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, ऐसा सब में होता है। जेनेटिक मटेरियल के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए, अपन बात कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल की बात करी, आपने सिर्फ दो चीजों की बात करी। इस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम या तो फिर DNA कर सकता है या RNA कर सकता है। अब ये DNA एंड RNA दिखाई कैसे देते हैं वो देखिए। ये DNA की स्ट्रक्चर है, और DNA जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है नाइट्रोजन बेस, जो कि 4 टाइप के होते हैं। एक होता है शुगर, और तीसरी चीज जो होती है वो होती है फॉस्फेट। ये
इतनी चीजों से मिलकर के बने होते हैं जिससे कंप्लीट डीएनए की स्ट्रक्चर बना दी जाती है। और ये दो स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल चलते रहते हैं, यानी कि ये जो बाहर आपको गहरे कलर में दिखाई दे रहा है वो शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है, और अंदर आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सारे सारे नाइट्रोजन बेस हैं, और ये नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ये नाइट्रोजन बेस जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर है आरएनए। आरएनए जो दिखाई दे रहा है आपको सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक ही स्ट्रैंड है, और डीएनए के अंदर आपको कंप्लीटली दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। आरएनए के अंदर कहीं कहीं डबल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, जो नाइट्रोजन बेस आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो फिर देखिए डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस क्या है, यानी कि अपन ये कैसे समझेंगे कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। तो डीएनए एंड आरएनए में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये होता है कि थायमिन की जगह यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। थायमिन की जगह होता है यूरेसिल, और ये जो शुगर होती है वो आरएनए में तो होती है राइबोज शुगर, और डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। बस इतना ही डिफरेंस होता है डीएनए एंड आरएनए में, यानी कि आरएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, लेकिन उसमें ये जो डीएनए में थायमिन है उसकी जगह यूरेसिल होता है। इसके अलावा जो शुगर है वो आरएनए के अंदर तो राइबोज शुगर होती है, और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। बस ये डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए में। हमने बताया आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस में होता है, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म यानी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अपन भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ही एग्जांपल है, वायरस जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। तो इस प्रकार से दो टाइप के मैंने आपको बताए। तो अपने को क्या स्टडी करनी है, वायरस के बारे में स्टडी करनी है। तो ध्यान में रखना है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, आरएनए था, और ये ऐसा आपको एक वायरस दिखाई देता है। ये एक वायरस की स्ट्रक्चर है जिसको माइक्रोस्कोपी से देखने को आपको पता चलेगा। नग्न आंखों से आप वायरस को नहीं देख पाओगे, आप माइक्रोस्कोपी से देखोगे तो आपको ऐसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसके बीच में आप देख पा रहे हो कि इसका जीनोम है। जीनोम का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर आरएनए है। जीनोम का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर आरएनए है, और यहाँ पर एक बाहर प्रोटीन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्यों होती है कि जब वायरस को इन्फेक्शन करना होता है किसी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, तो ये इन्हीं प्रोटीन के द्वारा कनेक्शन बनाता है। यूकेरियोटिक सेल से इसी प्रोटीन्स के द्वारा ये कनेक्शन बनाता है। तो ये वायरस की स्ट्रक्चर है, और ये है किसके होता है, आरएनए से मिलके बना हुआ होता है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। अब अपन बात करेंगे कि इससे दवाई इतनी आसानी से क्यों नहीं बना सकते। तो देखिए इनकी दवाई नहीं बना सकते, उसकी वजह होती है ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स का क्या मतलब होता है कि ये जंपिंग जीन होती हैं, और जंपिंग जीन का क्या मतलब हो गया कि कहीं से एक टुकड़ा टूट गया और वो दूसरी जगह पे जाके जुड़ गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये ऐसा वायरस का हमने आरएनए पढ़ा। ये ऐसा वायरस मान लो क्या है, वायरस का आरएनए है। ये एक वायरस का आरएनए है, और इस आरएनए के अंदर मान लो एक दूसरा आरएनए है। ये एक दूसरा आरएनए हो गया। अब ट्रांसपोजोन्स का क्या मतलब है, मान लो यहां से छोटा सा टुकड़ा टूट गया, छोटा सा टुकड़ा टूट गए, और हो सकता है कि वो इसके अंदर जाके घुस गया। तो यहां से एक टुकड़ा टूटा है और वो इसके अंदर जाके चला गया, तो फिर इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी बदल जाएगी। यानी कि इसकी जेनेटिक मटेरियल की क्या बदल गई है, आइडेंटिटी ही बदल गई है। और आइडेंटिटी बदल गई है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने अपनी स्ट्रेन को चेंज कर लिया। इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रेन चेंज हो गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं कि इसकी स्ट्रेन है वो ही चेंज हो गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर आप इसके खिलाफ दवाई बनाओगे या इसके खिलाफ आप एंटीबॉडी बनाओगे, तो उसने अपनी स्ट्रेन को ही चेंज कर लिया, और इस स्ट्रेन में क्या बदल गया, ये स्ट्रेन मान लो ए है और ये स्ट्रेन मान लो बी है। तो
अगर आपने इसके खिलाफ दवाई बनाई मान लो, या फिर आपने इसके खिलाफ दवाई बनाई, लेकिन इसका एक टुकड़ा टूट के इसके अंदर आ गया, यानी कि इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हो गया म्यूटेशन। अब जो आपने एंटीबॉडी बनाई है वो इस अकेले के लिए बनाई थी, लेकिन ये ब्लैक कलर का आके जुड़ गया, तो इसकी क्या हो गई, स्ट्रेन चेंज हो गई। और स्ट्रेन चेंज हो गई, इसकी वजह से जो आपने दवाई इसके लिए बनाई थी, अब वो दवाई काम नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपको अलग से मेडिसिन बनानी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप इसके खिलाफ अलग से मेडिसिन बनाओगे, इतने में ये अपनी फिर से स्ट्रेन को चेंज कर लेगा, और फिर से स्ट्रेन को चेंज करके, जैसे कि मान लो इसने फिर से स्ट्रेन में अंदर चेंज कर लिया, और अब की बार नया टुकड़ा टूट के इसके अंदर फिर से कोई नया टुकड़ा आ गया, और वो नया टुकड़ा इस प्रकार से इसके अंदर जुड़ गया। ये मान लो, तो ये स्ट्रेन थर्ड हो गई। ये क्या हो गई, स्ट्रेन थर्ड। यानी कि आपने सबसे पहली स्ट्रेन के खिलाफ दवाई बनाई, या फिर दूसरी स्ट्रेन के खिलाफ दवाई बनाई, आप बनाते गए, वायरस भी अपनी स्ट्रेन को चेंज करता गया, और इसके अंदर क्या होता, चेंज आता जाएगा। और जितनी आप दवाइयां बनाते जाओगे उतना ये चेंज लाता जाएगा, क्योंकि आरएनए के अंदर जो म्यूटेशन होता है वो ज्यादा होता है, डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन होता है वो कम होता है। तो इसकी वजह से अपने स्ट्रेन में चेंज कर लेगा। और एंटीबॉडी की क्या खास बात होती है कि जिस चीज के खिलाफ आप एंटीबॉडी बनाओगे वह वही चीज के खिलाफ काम करेगी। और अगर इसने अपनी स्ट्रेन को चेंज कर लिया तो एंटीबॉडी इसको पहचान नहीं पाएगी। यानी एंटीबॉडी के लिए क्या है, एक एंटीजन है। यानी अपने शरीर के अंदर वायरस आके घुस गया तो इसका मतलब अपने शरीर के लिए वायरस क्या है, एंटीजन है। और ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही एंटीबॉडी बनाई जाती है। इस एंटीजन ने अगर अपनी स्ट्रेन के अंदर चेंज कर लिया तो फिर एंटीबॉडी इसको पहचान नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वायरस जो है अपनी स्ट्रेन को चेंज करता है, और स्ट्रेन को चेंज करने से क्या मतलब हो गया कि उसके अंदर ट्रांसपोजोन्स जो है वो आके घुस जाते हैं। ट्रांसपोजोन्स से भी क्या मतलब हो गया कि हो सकता है कि एक आरएनए था और इसके अंदर दूसरा आरएनए का छोटा सा टुकड़ा आकर दूसरे टाइप का आरएनए का आके घुस गया, तो इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, इसकी स्ट्रेन चेंज हो जाएगी, इसका जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। और जेनेटिक मटेरियल चेंज होने की वजह से इस एंटीजन की आइडेंटिटी, इसकी पहचान ही बदल जाएगी। और पहचान बदलते इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि इसने अपनी स्ट्रेन को चेंज कर लिया। और स्ट्रेन को चेंज कर लिया तो जो पहले आपने दवाई बनाई थी, पहले वाली स्ट्रेन के लिए जो आपने दवाई बनाई थी, अब वो नई स्ट्रेन के ऊपर ज्यादा काम नहीं करेगी। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि वायरस के अंदर जो वायरस से होने वाले रोग हैं उनसे इतना आसानी से नहीं निपटा जा सकता। और आसानी से क्यों नहीं निपटा जाता, क्योंकि बहुत ही फास्ट रेट से अपनी स्ट्रेन के अंदर चेंज कर लेते हैं। और स्ट्रेन के अंदर चेंज करने की वजह से इनकी ना ही तो आप इतनी आसानी से वैक्सीन बना पाते हो, और ना ही इतनी आसानी से कोई दवाई बना पाते हो। जैसे कि मान लो ये एक एंटीजेंस होते हैं, ये बहुत सारे एंटीजेंस आपको दिखाई दे रहा है वायरस। जैसे कि मान लो ये बड़ा आकार का जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन वायरस बोल सकते हैं। और ये जो चारों ओर इसके दिखाई दे रही हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडी, सॉरी इनको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। और ये जो बड़े आकार का हो सकता है ये वायरस है, इसको अपन बोलते हैं एंटीजन। तो ये एंटीबॉडी हमने बनाई है, यानी कि इनके खिलाफ क्या बनाई है, एंटीबॉडी बनाई है। और ये एंटीबॉडी इसके ऊपर जुड़ के इसको नष्ट कर देंगे। लेकिन इसने अपनी स्ट्रेन को ही चेंज कर लिया, यानी कि इसने अपनी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लिया, स्ट्रेन को ही चेंज कर लिया, तो फिर ये एंटीबॉडी है वो ब्लड में ऐसे ही घूमती रहेंगी, इसको पहचान ही नहीं पाएंगी। इसलिए बोलते हैं ना कि वायरस जो है वो सेल्स के अंदर छुप जाता है। सेल्स के अंदर छुपने का क्या मतलब हो गया कि आपने एंटीबॉडी बनाई और थोड़े टाइम के लिए वो वायरस के ऊपर काम भी की, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेन में चेंज कर लिया। और स्ट्रेन में चेंज करते ही ये एंटीबॉडी इसके पास में होते हुए भी इसको नहीं पहचान पाएंगी। इसको क्यों नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि इसने अपनी पहचान को बदल लिया। तो एंटीबॉडी जो है वो इसके पास में होते हुए भी इस वायरस को नहीं पहचान पाएगी। अगर इसने अपनी स्ट्रेन को चेंज कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वायरस जो है वो छुप गया। इसका मतलब क्या होता है कि वायरस जो है वो सेल्स के अंदर छुप गया। अब फिर से आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस बदली हुई स्ट्रेन के लिए एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। जब आप बदली हुई स्ट्रेन के लिए एंटीबॉडी बनाओगे तो फिर से अपनी स्ट्रेन में चेंज कर लेगा। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम होती है वायरस के अंदर। वायरस के रोगों से इतना आसानी से नहीं निपटा जा सकता, इनका बचाव ही उपाय है। यानी कि आप जितना ज्यादा इनसे बचाव करोगे उतना ही आपको फायदा है। यही आपके लिए एक उपाय वाली बात है, समाधान वाली बात है। तो ये बात की हमने वायरस के बारे में कि वायरस से लड़ने वाले लोगों के लिए आप इतनी आसानी से दवाई नहीं बना पाओगे। तो आज की वीडियो में हमने ये बात की। नेक्स्ट वीडियो पर बनाएंगे जिसके अंदर ये अध्ययन करेंगे
कि वायरस अपनी बॉडी में जाकर के ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से अपनी मृत्यु तक हो जाती है। यानी कि एक छोटा सा वायरस जिसको आप देख भी नहीं सकते, वो अंदर जाकर के ऐसा क्या काम कर रहा है जिससे कि आपकी मृत्यु हो पा रही है, इतना क्या इफेक्ट डाल रहा है। और फिर जो कोरोना वायरस के अंदर रेमडेसिविर दवाई इंजेक्शन आता है, आप बार बार सुनते हो रेमडेसिविर इतना महंगा हो गया, इसकी कालाबाजारी हो गई। तो रेमडेसिविर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अपनी बॉडी के अंदर ये किस प्रकार से वायरस से अपने को बचाता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपने जो भी मैंने लुईस पास्चर के बारे में बताया, वैक्सीनेशन के बारे में बताया कि लुईस पास्चर का वैक्सीनेशन में क्या योगदान है, उस वीडियो में आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि वायरस अपनी बॉडी में जाकर के क्या काम कर रहा है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।